नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा 2015 का पेपर। इस पेपर में आज हम मैथ के क्वेश्चनों को करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हल करेंगे। इसके अलावा जो भी हिंदी, संस्कृत या बाल विकास जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी की अलग अलग वीडियो हम लेकर आएंगे। जैसा कि आपको पता है हिंदी और संस्कृत की वीडियो हमने डाल रखी है। आज हम मैथ के क्वेश्चनों को लेके आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है 26 सितंबर को रीट की परीक्षा होनी है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम पुराने पेपरों की सीरीज शुरू कर रहे हैं और इसी प्रकार हम लेवल 1, लेवल 2 की सभी प्रकार के क्वेश्चंस, सभी प्रकार के विषयों के पेपर हम लाते रहेंगे खासकर आपके लिए। और इसके साथ साथ ही हम एनटीपीसी ग्रुप डी के भी पेपर लाने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। तो क्वेश्चन है, दी गई आकृति कोण BAC 30 डिग्री, कोण ABC 50 डिग्री तथा कोण CDE 25 डिग्री है, तब AED बताइए। तो आकृति किस प्रकार की है? तो आकृति देख लीजिए। आकृति है कुछ इस प्रकार की। आकृति कुछ इस प्रकार की है। यहाँ पर A, B, C, D और E। यहाँ पर कुछ आकृति दी गई है। यहाँ पर बात करें तो ये हमारा A 30 डिग्री, B जो है 50 डिग्री और D जो है 25 डिग्री है। D 25 डिग्री है। A 30 डिग्री, B 50 डिग्री और D 25 डिग्री है। हमें बताना है E का मान बताना है। यहाँ पर भी कोण ABC इस प्रकार से आए तो आपको याद रखना जो बीच वाला है उस कोण के बारे में बात कर रहा है, उसको वो प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो देखिए किस प्रकार निकालेंगे। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, कोई भी त्रिभुज जो होता है उस त्रिभुज के जो आंतरिक कोण होते हैं उनका योग हमेशा 180 होगा। 180 होगा, यानी ये तीनों कोण जो भी होंगे इन तीनों कोणों का योग जो होगा वो 180 होगा। ठीक, इसी के साथ आपको याद रखना होगा कि एक सीधी रेखा जो होती है वो 180 डिग्री की होती है। कितनी होती है? 180 डिग्री की होती है। 180 डिग्री का कोण बनाती है। एक सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। और अगर एक सर्किल की बात करें तो ये पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने समझी। अब देखो इसी प्रकार से हम इन क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बात की, एक त्रिभुज बनता है ABC त्रिभुज बनता है और मैंने कहा कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। अब 180 होता है तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ दो कोणों का योग जो क्या है, तो 30 + 50 = 80, यानी दो कोणों का योग 80 है। तो तीसरे कोण का कितना होगा? तो तीसरे कोण निकालने के लिए हम 180 में से माइनस कर देंगे 80 को, तो हमारा निकल के आ जाएगा 100 डिग्री। यानी कि जो C कोण होगा वो कितनी डिग्री का होगा? 100 डिग्री का होगा। अब देखिए इन तीनों का योग कितना हो गया? 180 हो गया। 100, 50, 150, 130, 180। 180 के ये कोण बन गया यहाँ पर। ठीक है, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग। अब मैंने बात की कि एक सीधी रेखा कितनी डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस रेखा पर कितनी डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। यहाँ पर कोई रेखा जब इसको काटती है, ठीक है, कोई रेखा इसको काट रही है तो इसके योग जो होगा, इसका आंतरिक कोण और बाह्य कोण, दोनों का कोण का योग 180 होना चाहिए। 180 ही होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई कोण है और यहाँ पर कोई कोण है, दोनों को योग जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस सीधी रेखा पर ये कोण कितने का बन रहा है? 180 का बन रहा है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 100 डिग्री दिखा रहा है ये। ठीक है, ये यहाँ पर 100 डिग्री बता रहा है, तो यहाँ पर कितना होगा? 80 होगा, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर जब 100 डिग्री दिखा रहा है तो यहाँ पर कितने डिग्री होगा, ये 80 डिग्री होगा। ठीक, तो यहाँ पर 100 डिग्री है तो यहाँ पर 80 डिग्री होगा। अब हमें यहाँ पर देखें एक कोण दिखाई, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ECD। ECD एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये ECD एक त्रिभुज है, इसकी बात करें, ये ECD एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का हमने कहा कि किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर दो कोण हैं 80 और 25, 80 + 25 बराबर हो गया 105। 105। अब इस वाले कोण की अगर निकालें, ये वाला कोण कितने का होगा, तो हम क्या करेंगे 180 माइनस कर देंगे 105, तो हमारा निकल के आएगा 75 डिग्री। 75 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये वाला कोण कितने का हो गया, 75 डिग्री का हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ हमें ये वाला कोण पता चल गया। अब हम ई कोण को निकालेंगे तो किस प्रकार निकालते हैं ई कोण को, तो देखिए मैंने कहा 180 डिग्री होता है एक सीधी रेखा पर। एक सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर AC जो एक रेखा है, AC जो एक रेखा है ये 180 डिग्री बनाएगी। तो यहाँ पर 180 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पर एक ये जो रेखा इसे काट रही है, एक साइड में 75 डिग्री बनाती है तो दूसरी साइड में कितना बनाएगी, दोनों साइड के कोणों, आंतरिक कोणों, बाह्य कोण का योग 180 होना चाहिए। तो मैं 75 को 180 में से माइनस कर देता हूँ तो मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 105 निकल के आ जाएगा, जो कि कहाँ होगा, ई कोण को दर्शाएगा, ई कोण को दर्शाएगा। तो मेरा उत्तर मुझे यहाँ से मिल जाएगा। उत्तर मेरा क्या हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो सरल रेखाएं AB तथा CD परस्पर 0 O बिंदु पर काटती हैं। यदि कोण AOC 50 डिग्री हो, कोण BOC बराबर क्या होगा। तो देखिए दो सरल रेखाएं हैं AB और CD, ठीक। तो देखिए ये AB और CD, ये AB और ये CD, ये दो रेखाएं हैं और ये O बिंदु पर काटती हैं, यानी कि इस बिंदु पर ये काटती हैं। तो जब भी दो रेखाएं आपस में काटती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से काटें, वो किसी भी प्रकार से, चाहे ये काटें या वे इस प्रकार से काटें, चाहे वे इस प्रकार से काटें, किसी भी एंगल से काटें, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसके आमने सामने के जो कोण बनेंगे इस काटने वाली जगह से, यानी इस जगह पर काट रहे हैं ना, ये इस जगह पर काट रहे हैं, तो इस जगह पर जो कोण बनेंगे, जो आमने सामने कोण बनेंगे वो समान बनेंगे, ठीक है ना। आमने सामने जो कोण बनेंगे समान बनेंगे। जैसे बात करें, ये वाला कोण और ये वाला कोण समान होगा, और इसी प्रकार ये वाला कोण और ये वाला कोण समान होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण समान होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण समान होगा। तो कोई भी दो कोण जो आमने सामने के कोण होंगे वो क्या होंगे, हमारे समान होंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो भी दो रेखाएं काटती हैं वहाँ पर बनने वाले कोण आमने सामने के बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कोण दे रखा है, ये कोण दे रखा है आपको 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है ये वाला कोण पूछ रहा है आपसे। तो इस वाले कोण को किस प्रकार निकालेंगे, तो सिंपल सा मेथड है, इस पूरे सर्किल बनता है, यहाँ पर एक पूरा सर्किल बनता है, और इस पूरे सर्किल का योग मान कितना होता है, इस पूरे सर्किल का मान होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। और मैंने कहा आपसे कि आमने सामने के कोण हमेशा समान होंगे, तो यहाँ पर 50 डिग्री है तो यहाँ पर भी 50 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ पर 50 डिग्री, यहाँ पर 50 डिग्री, टोटल हो गया 100 डिग्री। अब 360 में से 100 को माइनस करते हैं तो हमारे बच के आता है 260 डिग्री। अब 260 डिग्री किन दोनों का मान होगा, तो इस वाली का मान 260 डिग्री होगा, और दोनों ही आपस में समान होंगे, यानी कि आधे आधे में कर सकते हैं। 260 का आधा होता है 130 डिग्री, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 130 डिग्री, क्योंकि आमने सामने की कोण है और आमने सामने के समान होंगे, और दोनों का योग कितना होना चाहिए, 260 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर ये पूछा है हमसे, तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 130 डिग्री हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 40 मीटर है, इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए एक आयताकार खेत दे रखा है, ये आयताकार खेत हो गया हमारे पास,
और इस आयताकार क्षेत्र का विकर्ण क्या होता है, दो कोणों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण बोलते हैं। और इस कोण का मान कितना दे रखा है, ये 17 मीटर लंबी है। ये कितना मीटर लंबी है, 17 मीटर लंबी है, ये दे रखा है। और इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप कहो या परिधि कहो, बात एक ही होती है। परिमाप दे रखा है 46 मीटर, यानी कि परिमाप बराबर क्या होता है, इसकी जो भुजा होती है, इसकी जो बाउंड्री होती है, बाहर की बाउंड्री, इसकी लंबाई, इस पूरे की लंबाई हमारा परिमाप कहलाती है, परिधि कहलाती है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये इसकी लंबाई होती है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि दो लंबाई और दो चौड़ाई का योग क्या हो कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। ठीक है, दो लंबाई और दो चौड़ाई है इसके अंदर है। इस प्रकार के क्वेश्चन वो यहाँ पर पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल। ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, किस प्रकार निकालेंगे। तो देखिए, अगर हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दी होती तो हम आसानी से दोनों का गुणा करके इसका क्षेत्रफल निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर ना तो लंबाई दी गई है ना चौड़ाई दी गई है, विकर्ण दे दिया है, परिमाप दे दिया है, किस प्रकार निकालेंगे। तो देखिए, इसको निकालने के लिए आपको आसानी से एक छोटा सा सूत्र याद रखना होगा। सूत्र है s² माइनस d²/2। एक छोटा सा सूत्र है, ये आपको याद रखना होगा। s बराबर क्या होता है तो बता दूं, s बराबर होता है जो परिधि होती है उस परिधि का आधा या परिमाप का आधा हमारा s कहलाता है। ठीक है, परिधि यानी कि परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है और उसका आधा क्या होता है, s। जो है s इसको प्रेजेंट करता है, यानी कि परिधि का आधा या परिमाप का आधा को प्रेजेंट करता है। दूसरी भाषा में कहें तो हम इसे कह सकते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या कहलाएगा, हमारा s कहलाएगा। लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि यहाँ इस बिंदु से लेकर इसमें चौड़ाई और इसकी लंबाई, इसको अगर हम काउंट करें, ये हमारा x होगा, ये हमारा y होगा, x y प्लस जो भी आएगा वो हमारा s को प्रेजेंट करेगा। तो ये आपको याद रखना है, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या कहलाता है, हमारा s कहलाता है। ठीक है, अब बात करें d फॉर, आपको पता होगा d फॉर होता है डायमीटर यानी कि इसके बीच दो कोणों को जोड़ने वाली रेखा, जिसको हम विकर्ण भी बोलते हैं। ये d विकर्ण को प्रेजेंट करता है, किसको विकर्ण करता है, d विकर्ण को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार इस सूत्र में इसे रख देते हैं। तो आपको पता है s बराबर होगा मेरा 23 का स्क्वायर माइनस d फॉर होता है 17 का स्क्वायर/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 23 का स्क्वायर होता है 529 माइनस 17 का स्क्वायर होता है 289/2। ठीक है, 529 में से 289 को माइनस करेंगे तो मेरा 9 में से 9 जाएगा 0, 2 में से 8 जाएंगे नहीं, 12 में से 8 जाएंगे 4, और इधर बचेगा मेरा 4 में से 2 गए तो 2, 240/2 आ जाएगा। और इसे मैं काटूंगा तो 120 मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा, जो कि क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। 120 मेरा क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। 120 क्या हो गया मेरा, इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होगा। ऑप्शन है तीसरी भुजा से छोटा होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तीसरी भुजा के बराबर होगा, या तीसरी भुजा का 2/3 होगा। तो क्या होगा इसमें, तो आपको हमेशा याद रखना है किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। कोई भी किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, चाहे वह हमारा समकोण त्रिभुज हो, चाहे वह समान समभुजा त्रिभुज हो, चाहे वो समभुज त्रिभुज हो, चाहे वह ऊटपटांग त्रिभुज हो, इस प्रकार का ऊटपटांग त्रिभुज हो, इनमें किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। दो भुजाओं को जोड़ेंगे, पहली भुजा जो भी होगी उससे बड़ा निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो घनों का आयतन का अनुपात 27:64 है, उसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो दो घनों के आयतन दे रखे हैं और उनका जो क्षेत्रफल है, उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात पूछा गया है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, दो आयतन दे रखे हैं हमारे लिए 27:64। ये क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है। और आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू।
भुजा क्यूब। आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यूब, भुजा क्यूब होता है, ठीक है ना। किसी भी घन के अगर हमें उसका आयतन निकालना है तो उसका सिंपल सा सूत्र है भुजा क्यूब। और भुजा क्यूब यानी कि यहाँ पर 27 और 64 क्या है? एक भुजा क्यूब के रूप में होंगे, क्योंकि इनका आयतन है। तो अगर मैं इसका भुजा निकालूं, इसके भुजा निकालूं तो क्या मैं इस पर अंडर रूट नहीं चढ़ा सकता? 27 पे अंडर रूट चढ़ा दूं 3 का, और इधर मैं 64 पर चढ़ा दूं तो इसकी भुजा निकल के आ जाएगी, ठीक है। भुजा निकल के आ जाएगी 27 और 64, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है। इस अगर क्यूब को मुझे हटाना है तो इन संख्याओं के ऊपर मुझे अंडर रूट चढ़ाना होगा 3 का, 3 का अंडर रूट चढ़ाना होगा। और जब 3 का अंडर रूट चढ़ाता हूँ तो यहाँ से मुझे प्राप्त होता है 3 और यहाँ से प्राप्त होता है मुझे 4। तो यानी कि इनकी भुजाएँ क्या होंगी? 3:4 के फॉर्मेट में होंगी, ठीक है। इनकी भुजाएं क्या होंगी? 3:4 के फॉर्मेट में होंगी। अगर मैं बात करूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां पर पूछा गया है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर होता है। ये भुजा को ए से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 6 भुजा स्क्वायर होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्यों होता है? तो आपको पता होगा, एक जो घन होता है, एक मैं घन बना लेता हूँ, ठीक है। एक घन होता है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें 6 भुजाएं होती हैं, सॉरी 6 इसकी परत होती हैं, या 6 इसके भाग होते हैं, या 6 इसके पृष्ठ होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक सामने वाला होगा, एक इसके पीछे वाला होगा, एक दाएं वाला होगा तो एक बाएं वाला होगा, एक ऊपर वाला होगा तो एक नीचे वाला होगा। इस प्रकार से इसके 6 पृष्ठ होते हैं। और इन 6 पृष्ठ में क्या होता है? एक अगर हम बात करें ये वर्ग का, ये वर्ग है, और इस वर्ग का हमें निकालना हो क्षेत्रफल तो हम क्या करते हैं? भुजा स्क्वायर करते हैं, ठीक है। भुजा स्क्वायर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो निकाला गया है वो 6 की 6 परतों का, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 6 परतों का निकाला गया है। तो मैं यहाँ पर 6 का गुणा कर देता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 6 भुजा स्क्वायर निकालना है, और यहाँ पर भुजा क्या दे रखी है? 3 और 4 के रूप में दे रखी है। और इसका मुझसे अनुपात पूछा गया है, अनुपात को मैं बटे में रख सकता हूँ। तो ये मैं किस प्रकार निकालूंगा? 6 भुजा क्या है? पहले की 3 और इस पर क्या है? स्क्वायर चढ़ा हुआ है। इसी प्रकार बटे में रख लेता हूं तो दूसरी भुजा क्या है मेरी? 6 भुजा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अनुपात में निकालना है तो हम काट सकते हैं, 6 से 6 को काट लेंगे। यहाँ पर होगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो मैं यहाँ से उत्तर निकल के आएगा 9 स्क्वायर 16, 9:16 यहाँ से उत्तर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए, लेकिन अगर आप जिन चीज़ों को समझ गए तो आप आसानी से, बहुत ही कम समय लगाते हो, आसानी से उसको निकाल लेंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा। मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ा है, बस आपको समझाने में टाइम गया है, वरना आपको यहाँ से भुजा निकाल लेनी है और सूत्र में रख देना है, तुरंत आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित विज्ञान है स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का या मानव जीवन का। जैसा कि आप लोगों को पता है, सिंपल क्वेश्चन है। ये गणित जो है किसका विज्ञान है? ये गणनाओं का विज्ञान है, इसमें गणनाएं की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसने कहा? तो ये कथन जो है कि आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, बेकन, हॉगमैन, लॉक और डट्टन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा हॉगमैन हो जाएगा, क्योंकि हॉगमैन ने यह शब्द कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर आपको a - b का स्क्वायर, और यहाँ पर ये सारे सूत्र लगा रखे हैं, दे रखे हैं अलग अलग, तो आप पढ़ सकते हो इन्हें। तो मैं आपको बता दूं कि a - b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, आपको पता होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है, ठीक है ना, यही तो होता है। और अगर a प्लस b के होल स्क्वायर की बात करें तो उसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab,
ठीक है, ये होता है। ठीक है, यहाँ पर a माइनस बी के बारे में पूछा गया है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक ऑप्शन है सी, और सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर ये सूत्र दिया गया है पूरा। ठीक है, a माइनस बी। अब यहाँ पर क्या है कि जो पीछे वाला 2a है, इसे मैं मिटा देता हूँ, जो पीछे वाला -2ab है इसको आगे ले दिया गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम आगे ले आए तो 2ab और पीछे ले जाया गया है +b² को, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों चीज़ें समान होती है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। ऑप्शन है सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और मानसिक। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का जो महत्व है वह मानसिक है। ठीक है, क्योंकि मानसिक रुचि को बढ़ाता है, मानसिक क्षमताओं को बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। वह है मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व आर्थिक। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सामाजिक व आर्थिक दोनों ही उसमें हो जाएगा, और रीट 2015 में इन दोनों को ही सही माना गया है। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। ऑप्शन है विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से या सीखने की क्रियाओं से। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उद्देश्यों से, क्योंकि मूल्यांकन जो होता है तो बच्चे को जब पढ़ाया जाता है तो मूल्यांकन से यह उद्देश्य होता है, उद्देश्य लगाया जाता है कि वह कितना पढ़ा है और उसने कितना समझा है, और उसी चीज़ को निकालने के लिए मूल्यांकन उसका होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर उद्देश्य यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर है। उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर है, तो यहाँ पर ऑप्शन है उद्देश्यों का, प्रगति का, कठिनाई स्तर का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा उद्देश्यों का, क्योंकि उपलब्धि और नैदानिक परीक्षण में उद्देश्यों का अंतर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है तो विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में यानी कि वैकल्पिक जो क्वेश्चन होते हैं उनमें विश्वसनीयता आती है कि हम 4 हैं, 4 में से किस प्रश्न पर हमारा विश्वास है तो हम उसको करते हैं। तो यहाँ पर एक विश्वास भी बनता है, वैधता भी बनती है, और वस्तुनिष्ठता उनकी है ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उपयुक्त तो सभी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण व बजट बनाना। तो यहाँ पर योजना अध्यापक बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते हैं, उनको तरीके बताते हैं, तो काफ़ी योजनाएं वो बनाते हैं। इसके साथ ही वे मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। ठीक है, और बात करें शिक्षण उनका कार्य होता ही है। तो बजट बनाना शिक्षक का कार्य नहीं होता है। बजट संसद में बनाए जाते हैं, ना कि विद्यालय में। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बजट बनाना गलत हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा, ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। ऑप्शन है अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा बी उत्तर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव। तो देखिए प्रत्यक्ष अनुभव सबसे ज़्यादा प्रभावशाली सामग्री होती है शिक्षण क्षमता में। क्यों? क्योंकि देखिए किसी बच्चे को हम किसी भी तरीके से पढ़ाएं, उसको हम किताबों से जरिए पढ़ाएं या किसी अलग तरीक़ों से पढ़ाएं, तो उससे बेहतर है हम उसको प्रत्यक्ष अनुभव कराएं। किसी बच्चे को हमने समझाया कि आगरा का ताजमहल जो है आगरा में है, काफ़ी सुंदर है, विश्व का सबसे सुंदर ताजमहल होता है, तो वह कहीं ना कहीं 2-4 दिन में, महीने में, साल में इस चीज़ को भूल भी सकता है और भूल जाता है। अगर हम उसे आगरा घुमाने ले जाएं, उसको प्रत्यक्ष में उसे दिखाएं कि ये आगरा में ताजमहल है और ये सुंदर है, तो वो खुद देख लेगा कि वाकई में ये सुंदर है, और वह जो छाप होगी, वहाँ की जो यादें होंगी उसके दिमाग में छप जाएंगी और वह उन्हें जीवन भर नहीं भूलेगा। तो इसी चीज़ से हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि प्रत्यक्ष जो अनुभव होता है सबसे प्रभावशाली सामग्री के रूप में मानी जाती है, सबसे प्रभावशाली होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है संख्या 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेष रहता है। तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इस किस प्रकार करेंगे इस प्रकार के सवालों को? तो देखिए यहाँ पर संख्या दे रखी है 3 की पावर 98, ठीक है, और इसको भाग देना है 5 से।
शेषफल पूछा है। तो किस प्रकार करेंगे, इस संख्या को देखें तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है, ठीक है। 3 गुणा ऐसे करते हुए हमें 90 डिजिट लिखनी होंगी, ठीक है। 98 डिजिट लिखनी पड़ेंगी, ये इस प्रकार से हमने नहीं कर पाएंगे। तो हमें इस प्रकार के सवालों में क्या करना है, इस प्रकार के सवालों में हमें जो 98 दे रखा है, जो 98 दे रखा है, इस 98 में 4 का भाग देना है, 4 का भाग देना है। 4 का भाग देने पर, सॉरी यहाँ पर 98 है, तो 98 में 4 का भाग देना है। तो 98 में जब 4 का भाग देंगे तो ये हमारा यहाँ से 2 शेष बचेगा। क्या शेष आएगा, 2 शेष आएगा, ठीक है। अब हम मान लेंगे 3 की पावर 2 है, 3 की पावर क्या है, 2 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 9 प्राप्त होगा, और 9 में अब 5 का भाग देंगे तो यहाँ से 4 शेषफल यहाँ से निकल कर आएगा, यहाँ से 4 शेषफल आएगा। अब आप कहोगे कि इस 4 को 98 में भाग क्यों दिया, तो इसके लिए हमने वीडियो बना रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, जहां पर आप जाकर विजिट कर सकते हो। नंबर सिस्टम के नाम से ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और सारी चीज़ें हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर हमने हल करवाए हैं क्वेश्चन, और अच्छी तरीके से इस स्टेप को फॉलो करवाया है, क्या क्या तरीका होता है, किस प्रकार होते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर भी मैं आपको बता दूँ कि जी 4 इसलिए हम इसमें भाग देते हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका अगर हम 4 बार गुणा करें, और 4 बार गुणा करने के बाद जब रिपीट होते हैं, 4 बार गुणा करने के बाद जैसे 5वीं बार हम जब गुणा करेंगे तो पहला जो नंबर है वो रिपीट होने लग जाता है। यानी कि बात करें इकाई अंक की, तो इकाई अंक जो इनका जितना भी इकाई अंक होता है वह 4 बार गुणा करने के बाद जब 5वीं बार आता है तो उसके बाद उनका रिपीटेशन शुरू हो जाता है, दोबारा से आने शुरू हो जाते हैं। इसी कारण से हमने 4 बार जो भी वहाँ पर इकाई अंक आना होगा उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि 4 बार में रोटेशन उनका वही सेम आता रहेगा, ठीक है। इस कारण से हम 4 का भाग देते हैं। और अगर आपको अच्छे से डिटेल से समझना है तो आप वीडियो पे जाकर विजिट कर देख सकते हो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आपका 4 सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है, अगला क्वेश्चन है 4 माइनस कोष्टक 2 माइनस 9 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 3, सॉरी 3 की पावर 2 भाग 1 प्लस 3, यानी कि यह हमारा बोडामास नियम से क्वेश्चन है। अगर आपने हमारी बोडामास की वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ से पर आकर आप बोडामास नियम के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 4 माइनस 2 माइनस 9 की पावर 0, यही है ना, तो 0 प्लस 10 की पावर 2 भाग 1 प्लस 3, ठीक है। ये हमारे लिए क्वेश्चन दे रखा है, किस प्रकार हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बोडामास के नियम के अनुसार हमें सबसे पहले कोष्टक हल करना होता है, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कोष्टक में 2 माइनस 9 है, और 2 माइनस 9 है और उसकी पावर 0 है, उसकी पावर 0 है। तो हमने आपको बताया था जिस संख्या की पावर 0 हो जाती है, उसकी घात 0 हो जाती है, तो उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे कुछ सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ पर 1 रख देता हूँ, क्योंकि इसकी पावर 0 है। तो 4 माइनस 1 प्लस 3 का स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्टली 9 लिख सकता हूँ, ठीक है। 9 भाग 1 प्लस 3। अब हमें बोडामास के नियम के अनुसार क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर माइनस प्लस भाग हैं, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले भाग करना होगा, ठीक है। सबसे पहले भाग करना होगा, तो यहाँ पर मैं 1 का भाग 9 में देता हूँ, तो यहाँ से मुझे 9 ही प्राप्त होगा। 1 का भाग 9 में देंगे तो 9 बार जाएगा, तो यहाँ से मुझे 9 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर मेरे पास सिर्फ प्लस और माइनस रहेगा। प्लस और माइनस में क्या करना है, प्लस वाली संख्या को जोड़ लेंगे, माइनस वाली संख्या को घटा देंगे। तो प्लस वाली संख्या है यहाँ पर 9 और 3 12, 12 और 4 मेरा क्या हो जाएगा, 12 और 4 16, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस के 16 आए, और माइनस का क्या है मेरे पास 1 है, इसको मैं इसमें से घटा देता हूँ, तो मेरा उत्तर आ जाएगा 15, ठीक है। तो मेरा 15 उत्तर सही हो जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई बराबर है, 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई बराबर है। तो किस प्रकार करेंगे इस सवाल को,
काफ़ी आसान सवाल है, लेकिन बच्चे इसमें क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो इसकी शब्दावली है वो थोड़ी सी अजीब लगती है। ठीक है, होता बहुत आसान सवाल है। तो इस प्रकार के सवाल जब भी आ जाएं तो आपको करने किस प्रकार से, जो ये देख लीजिए यहाँ पर दे रखा है 10,000, तो मैं क्या करूँगा 10 गुणे 1000 कर लूँ। ठीक है, 10,000 दे रखा है ना, तो ऐसे में 10 गुणा 1000 कर सकता हूँ। ठीक है, बात एक ही रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार आगे कह रहा है प्लस 10 इकाई, 10 इकाई यानी कि 10 गुणा इकाई। इकाई का मतलब क्या होता है? एक होता है। इकाई का मतलब एक होता है। ठीक है, तो 10 इकाई। फिर कह रहा है प्लस 10 ढाई, 10 ढाई, और 10 ढाई का मतलब क्या होता है? ढाई का मतलब होता है 10। एक का मतलब इकाई, 10 का मतलब ढाई, सैकड़ा मतलब सैकड़ा। ठीक है, 100 का मतलब सैकड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें रख लेना है, जो वो कह रहा है उसी भाषा में हमें लिख देना है। ठीक है, अब रख लिया, इसको क्या करना है? योग करना है। तो 10 गुणा 1000 मेरा 10,000 हो जाएगा। फिर कह रहा है 10 गुणा 1 यानी कि 10 हो जाएगा। फिर कह रहा है 10 गुणा 10 बराबर 100 हो जाएगा, और इसे मुझे क्या करना है? जोड़ कर देना है। इसे मैं जोड़ करूँगा 0 1 1 0 1, मेरा 10,110 उत्तर सही हो जाएगा। 10,110 यानी कि ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या। 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या। यहाँ पर मिनटों की संख्या बराबर रखनी है हमें सेकंडों की संख्या के। ठीक है, मिनटों की संख्या किसके बराबर रखनी है? सेकंडों की संख्या के। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले वो कह रहा है 10 दिनों में मिनटों की संख्या। तो 10 दिनों में मिनटों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए 10 दिनों में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो यहाँ से मेरे पास घंटे निकल के आ गए कि एक दिन में 24 घंटे, तो 10 घंटे में 10 दिनों में 240 घंटे हो जाएंगे, इसका गुणा करेंगे तो। ठीक है ना, एक दिन में 24 घंटे। अब इन 240 घंटे हो जाएंगे, यहाँ से 240 घंटों में मिनटें कितनी बनेंगी? मिनट होती हैं, तो मैं 60 का गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 60 का गुणा करना होगा, 60 का गुणा कर दिया। अब यहाँ से मुझे ये जो 10 दिन थे वो किस में बदल गए? वो मिनट में बदल गए, यहाँ से मिनट में बदल गए। अब वो कह रहा है ये बराबर करने हैं घंटों में सेकंडों के, घंटों में सेकंडों के बराबर करने हैं, सेकंडों के बराबर करने हैं। अब ये सेकंडों के बराबर कैसे होंगे? तो एक घंटे की, घंटों में बात हो रही है, एक घंटे में मिनटें कितनी होती हैं? 60 मिनट होती हैं। एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, एक घंटे में मैंने 60 का गुणा कर दिया। अब वो कह रहा है कि सेकंडों में करना है ना, ये तो मिनट में आया, अब मुझे इसको सेकंडों में बदलना होगा। सेकंड में बदलने के लिए मैं फिर मैं 60 का गुणा कर दूंगा, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं। ठीक है, अब ये ऊपर आ गई मिनट, ऊपर आ गई मिनट और नीचे आ गई सेकंड, नीचे आ गई सेकंड। ठीक है, अब ये इसी चीज़ को तो पूछ रहा है, तो यहाँ से मुझे घंटे प्राप्त हो जाएंगे। 60 से मैं 60 को काट देता हूँ, 0 से मैं 0 काट देता हूँ, 6 से काटूंगा 4 बार में, 1 से 1 या 1 का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास बचता है 4 घंटे। 4 क्या निकल के आए? 4 घंटों के, भाई घंटे के बराबर कह रहा है ना, तो यहाँ से मेरा 4 घंटे के निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? यहाँ पर जो है कि एक चिन्ह दिया गया है, आपके लिए बताऊँ। तो ऑप्शन में एक चिन्ह दिया गया है, इस प्रकार का चिन्ह। इस चिन्ह के बारे में समझें तो ये चिन्ह क्या प्रेजेंट करता है? जिस साइड में मुंह उसका खुला हुआ है, इसका मुंह जो खुला हुआ है, इस मुंह और एक साइड में क्या है? बंद है। एक साइड में क्या है? बंद है। जिस साइड में मुंह खुला हुआ है उस साइड में और कोई संख्या लिखी हुई है, XYZ कोई भी संख्या लिखी हुई है, तो वो बताता है कि इस जो इसके पहले भी एक संख्या होगी, इसके बाद भी एक संख्या होगी। तो ये बताता है कि इस वाली संख्या से ये वाली संख्या बड़ी है। कैसे? तो देखिए इस साइड का मुंह बड़ा है ना, इस साइड का मुंह खुला हुआ है, बड़ा है, तो जिस साइड का मुंह खुला बड़ा है या खुला हुआ है उस साइड की संख्या भी बड़ी होगी। जिस साइड में मुंह खुला हुआ है उस साइड की संख्या बड़ी होगी। जिस साइड में मुंह बंद है या जिस साइड में छोटा है उस साइड की संख्या छोटी होगी।
ठीक है ना। जिस साइड में ये छोटे को प्रेजेंट कर रहा है तो छोटी संख्या, जिस साइड में बड़े करता है तो बड़ी संख्या। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो है -16 और ये चिन्ह दे रखा है और -15, इन दोनों में हमें बताना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो इसके लिए आप समझिए यहाँ पर माइनस की है दोनों ही संख्याएं, तो यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह होता है ना उसको हम ऋण बोलते हैं, ऋण यानी कि कर्ज। ठीक है, तो कसते ही समझते हैं कि जिस बंदे पर कर्ज ज़्यादा होगा वह छोटा होगा या बड़ा होगा। जिस बंदे पर कर्ज अगर ज़्यादा है तो वह छोटा होगा या बड़ा होगा, तो वह हमेशा छोटा होगा। जिस पर कर्ज ज़्यादा है वो छोटा होगा, ठीक है, और जिस पर कर्ज कम है वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि -16 और -15, तो एक बंदे पर 16 रुपये का कर्ज है, एक बंदे पर 15 रुपये का कर्ज है। छोटा कौन होगा? जिस पर कर्ज ज़्यादा है वही तो होगा, उसे ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस 16 वाला क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर चिन्ह के अनुसार किसको बड़ा बताया गया है? 16 को बताया गया है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी प्रकार बी ऑप्शन पर चलते हैं। बी ऑप्शन में -16 और -20 है। बड़ा कौन है? 20 है। ठीक है, तो कर्ज में बड़ा कौन है? वो भी 20 है। ठीक है, तो छोटा कौन होगा? 20 ही तो होगा। कर्ज इस पे ज़्यादा है तो ये छोटा होगा 16 से। तो हमारा यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 20 को बड़ा बताया गया है। सी ऑप्शन में हम चलते हैं, तो सी ऑप्शन में जो 1 है वो प्लस का है और माइनस के 16 है, तो माइनस वाला ही छोटा होगा 1 से। तो ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। तो जी ऑप्शन हमारा डायरेक्टली सही हो जाएगा। और यहाँ पर आपको देखा गया है -3 और -16, और कर्ज किस पे ज़्यादा है? 16 पर, तो 16 छोटा होगा, जो कि यहाँ पर सही बताया गया है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15, 18 से भी विभाज्य हो? वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15, 18 से विभाज्य हो? तो यहाँ पर किस प्रकार करेंगे? तो देखिए यहाँ संख्याएं दे रखी हैं 10, 12, 15 और 18। ठीक है, 10, 12, 15 और 18, और यहाँ पर पूछा गया है वह 18 से भी विभाज्य है। वह छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है। तो छोटी से छोटी अगर यहाँ पर शब्द आ जाए वहाँ पर हमें एलसीएम लेना होता है। हमने एलसीएम की 6 वीडियो अपलोड कर रखी हैं, एलसीएम बाय एचसीएफ की। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी है तो बिल्कुल देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से हमें इनको पढ़ाया है, समझाया है। ठीक है, तो देखिए जहाँ पर भी छोटे से छोटे शब्द आ जाए वहाँ पर हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम हमें लेना है इन संख्याओं का। किस प्रकार लेंगे? एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, 5 गुणा 2 यानी कि क्या बनता है? 0 बनता है। 5 और 2 का जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो 0 लेके आता है, और 0 दोबारा कभी जाता नहीं है। एक बार 0 आ गया वो कभी जाएगा नहीं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर एक और 0 है। ठीक है, तो यानी कि हमें निश्चित पता है लास्ट में तो 0 आएगा। ठीक है, लास्ट में तो 0 आएगा। इसके साथ ही हमने ये बताया था कि एलसीएम लेते वक्त आपको इतना ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी, संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उस संख्या का गुणन में आएगा, वो उससे बड़ा आएगा या उसके बराबर होगा। मैं देख रहा हूँ 18 से तो ये सारी संख्याओं का एलसीएम नहीं बन सकता है क्योंकि नहीं कट रहा है। तो इससे बड़ी संख्या आएगी 18 से, 18 के गुणांक में आनी चाहिए। तो 18 के पारा में हम देखते हैं हमें ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जिसके लास्ट में 0 हो, जिसके लास्ट में 0 हो। तो हम देख रहे हैं एक तो संख्या 18 के पारे में 90 आती है और एक आती है 180। ये 2 ही संख्या आती हैं 0 वाली। तो ये और 90 की बात करें तो ये 12 से नहीं कटता है, तो ये तो होगा नहीं मेरा। ठीक है, अब 180 की बात करें, 180 मेरा सभी संख्याओं से कट जाएगा, सभी संख्याओं से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरा इनका एलसीएम निकल के आया 180। कोई टाइम नहीं लगा, आसानी से हमने निकाल। तो हमारे लिए ऑप्शन दे रखे हैं 3600, 2500, 1600, 900, और चारों ही ऑप्शन पूर्ण वर्ग हैं। चारों ही ऑप्शन क्या है? हमारे पूर्ण वर्ग संख्या हैं। हमें बस ये देखना है छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 18 से 180 से विभाज्य होगी। सबसे पहले 180 छोड़ो, 18 से विभाज्य कौन सी होगी? तो 18 से विभाज्य में आपको साफ साफ दिख रही होगी, 2 ही संख्याएं आपको दिखेंगी, एक 900 और एक 3600, 900 और एक 3600। ठीक है, अब इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? तो 900 है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी आसानी से निकाल लेंगे, कोई आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आगे आपको कुछ ऐसा करना नहीं है, पेपर में आपको इसी प्रकार से करना है। आपको जो है कि ऑप्शन की मदद लेनी होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 256
की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18 का मान होगा। तो यहाँ पर दे रखा है 256 की पावर 0.16 गुणा 16 की पावर 0.18, ये तो दे रखा है, ठीक है। 0.16 0.18 ये दे रखा है। अब यहाँ पर इस सवाल को करें किस प्रकार, तो देखिए आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनके आधारों को समान कर सकते हैं, इनके आधारों को समान कर सकते हैं। आधार को समान किस प्रकार करेंगे, तो मुझे ये दिख रहा है जो 256 है वो क्या है हमारा 16 का वर्ग है, ये 16 का वर्ग है ना, और यहाँ पर 16 है। तो क्या मैं इसे इस प्रकार नहीं लिख सकता 16 की पावर 2, 16 का वर्ग है ना, 16 की पावर लिख सकता हूँ। अगर इसको मैं इस प्रकार लिखता हूँ तो ये 16 दोनों के आधार समान हो जाएंगे, तो मैं इसी प्रकार लिखता हूँ। और इसके ऊपर पावर लगी हुई है 0.16 की, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 16 0.18, ठीक है। अब मेरा आधार समान हो गया। अब देखिए यहाँ पर पावर के ऊपर पावर लग गई, पावर के ऊपर पावर लग गई, पावर के ऊपर पावर हो तो क्या कर देते हैं, दोनों पावरों का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इस दोनों का गुणा कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरा 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा मेरा 16 की पावर 0.32, ठीक है, क्योंकि दो संख्या के बाद पॉइंट था 0.32। आगे क्या है मेरा गुणा 16 0.18, इसकी पावर क्या है 0.18 है। अब देखिए यहाँ पर आधार समान हो गए, आधार समान होने पर क्या करना है, ठीक है, दोनों पावरों को जोड़ देना है। जहाँ पर भी आधार समान हो जाते हैं तो दोनों पावरों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 16 की पावर 32 और 18 को जब मैं जोड़ता हूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 32 और 18 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 0.50 मेरा 16 का पावर आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 0.50 को हम लिख सकते हैं 16 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/2 लिख सकते हैं क्योंकि 0.50 है, ठीक है। तो इसको 16 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 16 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको ऑल सॉल्व करें तो आपको डायरेक्टली यहाँ से पता चल गया ये उत्तर क्या आना है, 4 आना है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। और अगर आपको और भी समझना है तो ये देखिए 4 की 16 क्या है, 16 क्या है 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 है, तो मैं इसे 4 की पावर 2 ले लेता हूँ। ऊपर क्या पावर छड़ी हुई है 1/2 छड़ी हुई है, दोनों का गुणा कर दूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, मेरी 4 की पावर 1 आ जाएगी, उत्तर हो जाएगा सीधा, ठीक है। क्योंकि 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पर काटना, ये नीचे नहीं है ऊपर है संख्या है, 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 पावर आ जाएगी, 4 की पावर 1 यानी कि 4 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा उनका लघुत्तम समावर्त 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। दो संख्याएं दे रखी हैं 3:4 में, 3:4 में दे रखी हैं, और इनका जो लघुत्तम है वो क्या दे रखा है 84 दे रखा है, 84 दे रखा है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो देखी हुई तो हमने आपको बताया है कि जो भी दो संख्याएं होती हैं वो उनका गुणा बराबर होता है LCM व SCF के, LCM व SCF के बराबर होता है। और जो भी संख्याएं होती हैं वो SCF का गुणांक में होती हैं, SCF का गुणांक होती हैं जो भी संख्याएं होती हैं। जैसे कि हम अगर इन संख्याओं को निकालें SCF, उस SCF का गुणांक होंगी ये 3 और 4 जो भी संख्याएँ होंगी। जैसे समझें तो एक मैंने संख्या ली 18, एक संख्या ली 15, ठीक है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे 3 निकल के आएगा। तो अगर हम इसका बात करें तो ये क्या है हमारा 3 गुणे 6 है, और इसकी बात करें तो 3 गुणे 5 है, ये क्या है 3 गुणे 5 है, यानी कि दोनों संख्याएं क्या हैं 3 के गुणांक हैं, 3 के गुणांक हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार जो एचसीएफ होता है वो दोनों संख्याओं के गुणांक का होता है, गुणांक होती हैं। तो यहाँ पर जो XYZ कोई भी हमारा एचसीएफ रहा होगा x, तो ये संख्याएं क्या होंगी 3x अनुपात 4x होंगी, क्योंकि इनके गुणांक में है, इनका गुणा कर सकते हैं अनुपात से, क्योंकि ये संख्या अनुपात में दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है 84, और यहाँ पर क्या होता है x का मैं गुणा कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ कि LCM व SCF का गुणा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणा। क्या होता है कि 3 गुणा, इसको मैं बराबर कर देता हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होता है LCF व SCF के गुणा के,
ठीक है, डायरेक्टली कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए 3 चौक 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स गुणा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 84 गुणा एक्स। एक्स से मैं इस पावर को हटा सकता हूँ क्योंकि x गुणा एक्स है, एक x हट जाएगा तो x की पावर हट जाएगी। यहाँ पर आया मेरे पास 12, 7 बार में x की वैल्यू आ गई 7। अब मुझे यहाँ से इनकी वैल्यू पता चल जाएगी, 7 × 21 और 7 चौक 28। ये मेरी दो संख्या निकल के आ गई। बड़ी संख्या पूछी है 28 हो जाएगी। ठीक है, सही उत्तर हमारा 28 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 1/3, 2/9, 5/6 तथा 4/27 का लघुत्तम समावर्तन क्या होगा। तो देखिए 1/3, तो यहाँ पर संख्याएं दे रखी हैं 1/9, 2/9, 5/6 और 4/27। इनका हमें क्या निकालना है, यहाँ इसका हमें लासा निकालना है। तो आपको बता रखा है कि जब भी लासा निकालना हो तो आपको याद रखना है, ऊपर की संख्या अंश होती है, नीचे की हर होती है। अंशों का लासा लेना होगा, हरों का मासा लेना होगा। जब भी लासा निकालेंगे ऊपर की संख्या का लासा, नीचे की संख्या का मासा निकालेंगे। ठीक है, और अगर हमें मासा निकालना होगा तो ऊपर की संख्या का मासा और नीचे की संख्या का लासा निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर की संख्या का हमें लासा निकालना है। लासा में क्या चाहिए, लासा अंकों का भूखा होता है, उसे सारे अंक चाहिए। तो यहाँ पर मैं देखूंगा 2 की पावर 4, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 2 की पावर में। ठीक है, 2 की पावर 4 और इस 4 में 2 भी आ गया। ठीक है, तो मेरा 4 आ जाएगा, गुणा 5 आ जाएगा, 1 की लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर आ जाएगा मेरा 5 चौक 20। नीचे की बात करें, नीचे मुझे लेना होगा मासा, और मासा देखें तो यहाँ पर सबसे बार आपको बताया था मासा निकालने का सबसे आसान तरीका ये होता है, जो सबसे छोटी संख्या होती है उसका वो है, या तो उससे छोटी संख्या आएगी मासा में या वह खुद होगी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3 से सारी संख्याएं कट रही हैं, तो 3 मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मासा हो जाएगा। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 4 पंजे 20, 20/3। ठीक है, 20/3 मेरा क्या हो जाएगा, इसका लासा हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर मेरा हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर है हमारा 3/20, 20/3 हो जाएगा। तो ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है। ठीक है, तो 3 संख्या का औसत 7 दे रखा है, पहली 2 संख्या का औसत 4 दे रखा है, तीसरी संख्या क्या है ये निकालना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हमने इस पर एक वीडियो बना रखा है औसत पर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, जहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो किस प्रकार करेंगे इस सवाल को, तो देखिए 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याएं हैं और उनका औसत क्या है, 7 है। और जो 2 संख्याएं दे रखी हैं उनका औसत क्या है, उनका औसत 4 है। ठीक है, ये तो दे रखा है। तो यहाँ पर ABC 3 संख्याएं होंगी, ABC। ठीक है, ABC 3 संख्याएं हैं और तीनों संख्याओं का औसत क्या है, 7 है। इनका टोटल निकालें, इनका योग निकालें, तो 7 गुणा 3 कर देंगे, औसत के साथ संख्याओं को गुणा कर देते हैं। तो औसत के साथ संख्याओं को गुणा करेंगे तो टोटल आ जाएगा 21। इसी प्रकार से अगर 2 संख्याओं की बात हो रही है A और B की, तो इनका औसत क्या है, 4 है, और 4 औसत का गुणा संख्या के साथ करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। 2 संख्याओं का औसत, 2 संख्याओं का योग 8 है, 3 संख्याओं का योग 21 है। तीसरी संख्या निकालने में परेशानी नहीं आएगी। 8 का इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तीसरी संख्या आ जाएगी, तो तीसरा आ जाएगा मेरा 13। तीसरी संख्या मेरी क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी, जो कि मेरा उत्तर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ का उत्तर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी और 3,48,000 में बेची। ठीक है, एक मोहन ने एक कार 2,50,000 में खरीदी, 3,48,000 में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। किस प्रकार करेंगे, कार को खरीदा गया 2,50,000 में। ठीक है, 2,50,000 में खरीदा गया, बेचा कितने में गया, 3,48,000 में उसे बेचा गया। फ़ायदा आपको दिख रहा होगा, कितने का फ़ायदा हुआ, क्या करेंगे, घटा लेंगे। 3,48,000 में थे, 2,50,000 को घटा लेते हैं, कितना निकल के आएगा, 0 0 0 8, एक इसमें गया 14, 14 में से 5 गए 9, 98,000 का मुझे फ़ायदा हुआ। कितने का हुआ, 98,000 का फ़ायदा हुआ। जब भी फ़ायदा प्रॉफिट निकाला जाता है वो निकाला जाता है क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, तो 2,50,000 रुपये मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, और मुझे फ़ायदा कितने का हो रहा है, 98
हज़ार का हो रहा है और 98,000 का हो रहा है। कितने पर? 2,50,000 पर निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, तो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 का गुणा करेंगे 198 से, तो ये मेरा आ जाएगा 196 और यहाँ पर भाग जाएगा 5 का, तो यहाँ से मेरा आएगा 3 बार जाएगा 15, बचेंगे कितने यहाँ से 4 और 40, कितने बार जाएगा 9 बार, बचेंगे कितने 1। ठीक है, 40 बचेगा कितना 1/5 यानी कि 0.2, 39.2 मेरा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। 39% का उसे क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत याद कीजिए। 144 पेन बेचने पर 144 पेन उसने क्या है बेचे, ठीक है, और उस पर 6 पेनों के बराबर क्या हो गई? हानि हो गई। 6 पेनों के बराबर हानि हो गई। तो देखिए यहाँ पर 144 पेन उसने बेच दिए। ठीक है, 144 पेन उसने बेच दिए और 6 पेनों के बराबर क्या हो गई? उसे हानि हो गई। हानि कब होती है? जैसे कि मान के चलो हम 100 रुपये की चीज़ खरीद कर लेकर आए और उसे हमने 80 में बेच दिया, तो यहाँ पर मुझे क्या हो गया? 20 रुपये का लॉस हो गया। यानी कि क्रय मूल्य से अगर मुझे दाम कम मिले तो मुझे यहाँ पर क्या होती है? हानि होती है। और अगर लाभ कब होगा? जब मुझे क्रय मूल्य से अधिक पैसा मिले, क्रय मूल्य से अधिक पैसा मिले तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यहाँ पर 144 पेन बेचे गए हैं, हानि हो रही है, तो निश्चित ही यह क्रय मूल्य से क्या है? कम है। कितना कम है? तो 6 पेन का लॉस हुआ है उसे, 6 पेन का लॉस हुआ है। यानी कि जो इसका क्रय मूल्य होगा, मान के चलो 1 पेन 1 रुपये का, तो यहाँ पर हानि हुई है, 6 पेनों की हानि हुई है। यानी कि उसे पैसा कितना मिलना चाहिए था? 150 रुपये मिलना चाहिए था, क्योंकि 6 का उसे लॉस हुआ है। 6 का उसे क्या हुआ है? लॉस हुआ है। यानी कि ये मेरा क्या है? क्रय मूल्य से कम है। और क्रय मूल्य कितना होगा? तो ये मेरा 150 होगा। सीधी बात है ना, 150 होगा, क्योंकि 6 का हानि हुई है, 6 इसमें जोड़ देते। अगर 6 का पैसा और मिल जाता तो ये 150 हो जाते, और 150 पे क्या होता? 150 इसका क्रय मूल्य होता, ना ही लॉस ना ही प्रॉफिट। 150 पे क्या होता? ना ही लॉस ना ही प्रॉफिट होता। अब हमें निकालना है क्या कि इसे कितना प्रतिशत लॉस हुआ है। तो हमेशा लॉस और प्रॉफिट जो भी हम निकालते हैं वो किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर निकालते हैं। क्रय मूल्य मेरा 150 है, 6 रुपये की मुझे हानि हुई है, तो बटे 100 आसानी से निकाल लेंगे। 50 से काटेंगे 2 बार में, 50 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, 4% की मेरी क्या हो गई? हानि हो गई। 4% की क्या हो गई? मुझे हानि हो गई। ठीक है, 4% की मुझे यहाँ से हानि प्राप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दिया गया है, बस आपको समय दे दिया है। और समय क्या दे दिया है? आपको 10 वर्ष का समय दे दिया है। 10 वर्ष का समय दे दिया है। इसके बाद आपको एक भिन्न दे दिया है, क्या? 2/5। 2/5 आपको भिन्न दे दिया है और कह रहा है कि 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। 2/5 होगा, उस धन का 2/5 होगा। तो आपको इस कंडीशन में जब कुछ नहीं दिया गया है तो आपको इस भिन्न की मदद लेनी है। इस भिन्न की मदद लेनी है। यहाँ पर भिन्न की मदद का मतलब ये है कि वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर 5 रुपये आपके पास हों तो उसका ब्याज 2 रुपये बनेगा। वो 5/2 का मतलब क्या है? अगर आपके पास 5 रुपये है तो आपका ब्याज कितना बनेगा? 2 रुपये बनेगा, ये उसका कहना है। तो बस मुझे इसी का फॉलो कर लेना है। इसको मैं मान लेता हूँ मूलधन और इसको मान लेता हूँ मैं ब्याज। ठीक है, मान लेते हैं। अब इसे सूत्र में रख देते हैं। साधारण ब्याज का आपका सूत्र पता होगा, और अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। हमने काफ़ी अच्छी तरीके से 2-3 पार्ट बना रखे हैं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सभी के वीडियो हमने डाल रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप वहाँ पर जाकर आप उन्हें देख सकते हो। काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी आसान तरीके से हमने इन टॉपिकों को हल किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन
गुणा दर गुणे समय बटे 100, ये हमारा ब्याज का सूत्र होता है। मूलधन मैंने यहाँ पर दे रखा था 2/5, तो यहाँ पर मैं 5 को क्या मान लूँगा, मूलधन मान लूँगा। 5 को मैं मूलधन मान लूँगा। दर मुझे निकालनी है, दर को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। समय मेरे पास दे रखा है 10 वर्ष का, बटे 100 कर लेते हैं। और ये ब्याज क्या निकला, अब इससे ब्याज निकल के आती है ना, तो ब्याज मेरा 2 रुपये आया, 5 रुपये पर 2 रुपये का ब्याज आया। यहाँ से मुझे दर प्राप्त हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटूंगा 2 बार में, 2 इधर जाकर गुणा में चला जाएगा, 2 इधर जाकर गुणा में चला जाएगा, x बराबर आ जाएगा मेरा 4, यानी कि 4% की क्या हो जाएगी, मेरी दर हो जाएगी। आसानी से इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला व अंतिम क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। 12% की दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 180 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर लेंगे। तो देखिए, मूलधन दे रखा है, समय निकालना है, ठीक है, समय निकालना है। तो देखिए आसानी से निकाल लेंगे, सूत्र में रख दीजिए, मूलधन 3000 रुपये, समय नहीं, दर क्या है 12%, समय दिया नहीं गया है, x मान लेंगे, बटे 100 कर लेते हैं। ब्याज क्या आती है 1080, ठीक है। आसानी से कर लेंगे, काट पीट देते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर 1 0 से ये वाली कैंसिल हो जाएगी, 3 से में से काटूंगा 3 बार जाएगा, 1 इधर जाएगा, 6 बार जाएगा, 36 आ जाएगा। इधर 12x बचेगा, 12 से मैं इसे काट सकता हूँ डायरेक्टली, 3 बार में कट जाएगा। x बराबर आ जाएगा मेरा 3, x बराबर मेरा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x बराबर 3 आ जाएगा, यानी कि मेरा समय आ जाएगा यहाँ पर 3 वर्ष का मेरा समय आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज 130 क्वेश्चनों को पूरा किया। आगे की वीडियो लाते रहेंगे, पुराने जितने भी पेपर हैं सभी को हल कराएंगे, जितने भी विषय हैं सभी को लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।